नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 14 जनवरी 2024 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें। रोजगार पंजीकरण प्रक्रिया में ऑनलाइन पोर्टल से बढ़ी दक्षता, 482 नियोक्ता पंजीकृत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 1 अगस्त 2023 को प्रदेश में रोजगार कार्यालय प्रबंधन सूचना प्रणाली EMIS पोर्टल की सुविधा शुरू की गई है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इसके माध्यम से नियोक्ताओं और बेरोजगार युवाओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरलता से एकीकृत किया गया है। इस पहल से रोजगार पंजीकरण प्रक्रिया में ऑनलाइन दक्षता की नई शुरुआत हुई है। सरकार की इस पहल को नियोक्ताओं का उत्साहजनक साथ मिल रहा है। इस पोर्टल में अभी तक 482 नियोक्ता पंजीकृत हो चुके हैं। इसमें नियोक्ताओं को आसानी से रिक्तियों की आवश्यकता बारे जानकारी अपलोड करने की सुविधा है, जिससे भर्ती की प्रक्रिया सुव्यवस्थित हुई है। उन्होंने कहा, इस पोर्टल के शुरू होने के बाद से लगभग 209 कैंपस साक्षात्कार में इसका उपयोग हो चुका है, जिनमें 6093 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जिला रोजगार अधिकारी को भी अब और अधिक सशक्त तथा पारदर्शी प्रणाली के तहत समर्पित लॉगिन आईडी के माध्यम से पंजीकरण और नियोक्ता अनुमोदन के लिए व्यापक अधिकार मिला है। उन्होंने कहा कि EMIS पोर्टल एक उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस उपलब्ध करवाता है। पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से नियोक्ताओं और उम्मीदवारों दोनों का मार्गदर्शन करने के लिए YouTube वीडियो लिंक भी उपलब्ध है। पोर्टल से सीधे आवेदकों को SMS सूचना की सुविधा से नियोक्ता भी लाभान्वित होता है। रोजगार के अवसर और पंजीकरण नवीनीकरण के बारे में कुशल संचार की सुविधा भी इसमें मिली है। इसके अलावा यह पोर्टल बेरोजगार युवाओं के लिए भी सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके माध्यम से उन्हें आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने तथा निर्बाध रूप से पंजीकरण की सुविधा मिली है। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार 3 प्रमुख योजनाओं कौशल विकास भत्ता योजना 2013, बेरोजगारी भत्ता योजना 2017 और औद्योगिक कौशल विकास योजना 2018 का लाभ भी इसके माध्यम से उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि हिमाचल को देश भर में अग्रणी रखने के लिए प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग कर विभिन्न नीतियों और योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि EMIS पोर्टल राज्य के लोगों और युवाओं के लिए निर्बाध सेवाएं प्रदान करने और रोजगार अवसरों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वन विभाग की हिम्मत, काट दी आदि मां चामुंडा की लाइटें, भक्तों में अशांति, आंदोलन की चेतावनी। जिस वन विभाग को यह पता नहीं है कि उसने पेड़ पौधे पल कैसे रहे हैं, उसके अधीन जंगली जानवर जंगल छोड़ इंसानी बस्तियों में क्यों परेशान कर रहे हैं, और जिसे यह पता नहीं कि पहले मंदिर या जंगल, वह वन विभाग लाखों रुपए की उन सोलर लाइटों को काट रहा है, जो आदि महाशक्ति मां चामुंडा की सबसे प्राचीन निवास के खतरनाक रास्ते पर लगाई गई है। लोग, संस्थाएं और धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं देते हैं, पर प्रदेश का वन विभाग पहले तो विकास में बाधक बनता रहा, अब धार्मिक स्थलों पर भी अपनी क्रूरता दिखाने पर उतारू हो गया है।
आदि हिमानी चामुंडा माता के रास्ते में सोलर लाइट बंद करने पर पठियार के युवाओं में भारी रोष और प्रशासन के प्रति भारी गुस्सा पनपने लगा है। शनिवार को पठियार की युवा शक्ति ने प्रदर्शन कर प्रशासन, वन विभाग और सरकार के प्रति नाराजगी प्रकट की। युवाओं ने प्रशासन को 48 घंटे के भीतर लाइटों को दोबारा लगाने की मांग रखी है और लाइटें न लगने की सूरत में प्रदेश स्तरीय आंदोलन की चेतावनी दी है। चामुंडा के अंतर्गत पठियार में हुए रोष प्रदर्शन में शामिल युवा अमन ठाकुर का कहना है कि आदि हिमानी मां चामुंडा के रास्ते में लगाई सोलर लाइटों को स्थानीय लोगों के दान एवं सरकारी पैसों से लगवाया था, लेकिन प्रशासन ने गत दिनों इन लाइटों को बंद करवा दिया, जिसके कारण लोगों में भारी रोष है। उन्होंने कहा कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आदि हिमानी चामुंडा में लगाई गई सोलर लाइटों को वन विभाग द्वारा लगभग आधी लाइटों को काट दिया गया है। यह हमारे हिंदू धार्मिक आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है। एक तरफ हिंदू सनातनी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा चल रही है, वहीं दूसरी ओर वन विभाग द्वारा बिना जांच पड़ताल किए यह एक तरफा कार्रवाई की गई है। आदि हिमानी चामुंडा जी का रास्ता बहुत पुराना है। यहाँ से भेड़पालक चंबा होली के लिए भी तालन पास जोत से होकर जाते हैं और हिमानी चामुंडा को भी श्रद्धालु दिन रात चले रहते हैं। रास्ता भटकने से बहुत लोग यहाँ जान गंवा बैठे हैं। लोगों की सुविधा के लिए उक्त लाइटें लगाई गई थी, परंतु बड़े अफसोस की बात है कि लोगों की सुविधा को नजरअंदाज करते हुए लाइटों को काट दिया गया। इससे धार्मिक आस्था को भी ठेस पहुंची है। अमन ठाकुर का कहना है कि अगर लाइट्स को 48 घंटे में दोबारा शुरू न किया गया तो पूरे प्रदेश में इसका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और सभी हिंदू संगठनों से बात कर अगली रणनीति बनाई जाएगी। शनिवार को हुए युवा प्रदर्शन में पठियार के शुभम चौधरी, निखिल, साहिल, शुभम, अमन, चिंटू, मोहित, साहिल सूद, रोहित, बिंटू, आदर्श, अनूप सेठी व अंकुर सहित कई युवा रहे। देश दुनिया के लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र आदि हिमानी चामुंडा मंदिर के रास्ते से सोलर लाइटें काटना व खोलना शर्मनाक है। इस मामले में पुलिस को जल्द एक्शन लेना चाहिए। यह बात कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा ने कही। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि उन्होंने इस बारे में बाकायदा पुलिस स्टेशन धर्मशाला की योल चौकी में शिकायत दी है। पुलिस को जल्द इन लोगों को गिरफ्तार करके इस मामले में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि आदि हिमानी चामुंडा के रास्ते दर्जनों सोलर लाइटें लगाई गई थी। रात के समय इन लाइटों से मंदिर का अनूठा नजारा दुनिया भर के भक्तों को आकर्षित कर रहा था। आदि हिमानी चामुंडा हिमाचल में धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बन रहा है, लेकिन कुछ लोगों को विकास हजम नहीं हो रहा। ऐसे लोग नहीं चाहते कि धर्मशाला शहर व कांगड़ा जिला पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित हो। पूर्व मंत्री व विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि मंदिर के रास्ते की लाइटें उखाड़ा आस्था से छेड़छाड़ है। इस तरह के लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कांगड़ा पुलिस को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। डे बोर्डिंग स्कूलों की प्रक्रिया लटकी, बजट जारी होने के बाद भी शुरू नहीं हुआ काम। पहले चरण में खर्च होंगे 22 करोड़। हिमाचल में 15 डे बोर्डिंग स्कूलों के लिए बजट मिलने के बाद भी अभी तक इस पर काम शुरू नहीं हो पाया है। अब नए साल में डे बोर्डिंग स्कूलों पर काम शुरू होने की उम्मीद है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए 75 करोड़ का बजट मंजूर कर दिया है। इसमें पहले चरण में 15 डे बोर्डिंग स्कूल बनेने हैं और इन स्कूलों के निर्माण कार्य पर पहले चरण में 22 करोड़ 50 हजार रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रत्येक स्कूल को फिलहाल 1.5 करोड़ का बजट जारी किया गया है, लेकिन काम को अभी तक भी शुरू नहीं किया गया है।
ये स्कूल पूरी तरह से प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर बनेंगे, जहां बच्चों को हर प्रकार की आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इसमें घुमारवीं, नादौन, बड़सर, पालमपुर, जयसिंहपुर, शाहपुर, नगरोटा, बगवा, परागपुर, जुब्बल कोटखाई, किन्नौर, हरोली, गगरेट, ज्वालामुखी और फतेहपुर शामिल हैं। गौर रहे कि दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों के स्कूलों की तर्ज पर हिमाचल में भी डे बोर्डिंग स्कूल बनेंगे। इसके साथ ही स्कूलों में अंग्रेजी व हिंदी दोनों माध्यमों में पढ़ाई करवाई जाएगी। स्कूल के निर्माण कार्य के लिए 25 से 30 बीघा जमीन की आवश्यकता है। प्रदेश के लगभग सभी जिलों ने इसको लेकर अपनी रिपोर्ट दे दी है और अब इसका निर्माण शुरू हो जाएगा। इन्हें मिलेगा फायदा। हिमाचल में अभी डे बोर्डिंग स्कूल की व्यवस्था नहीं है। कामकाजी लोगों के लिए यह सबसे बेहतर है। हिमाचल में स्कूल सुबह 10 से 4 या फिर 9 से 3 बजे तक लगते हैं। छुट्टी के बाद बच्चों को घर जाना पड़ता है। जो लोग नौकरी पेशा होते हैं, उन्हें अपने बच्चों को उस वक्त घर ले जाने में दिक्कत पेश आती है। ऐसे में उन्हें अलग से बच्चों के लिए गाड़ी हायर करनी पड़ती है। डे बोर्डिंग स्कूलों में कुछ घंटे तक बच्चे वहीं रह सकेंगे और अभिभावक अपने दफ्तर से छुट्टी होने के बाद उन्हें अपने साथ ले जा सकेंगे। इसके अलावा स्कूल में हर्बल व बॉटेनिकल गार्डन, स्विमिंग पूल, रिसेप्शन हॉल, इंडोर गेम्स के लिए अलग स्टेडियम होगा। रेन हार्वेस्टिंग टैंक और वाटर स्टोरेज टैंक, प्रधानाचार्य के आवास के अलावा चौकीदार के लिए भी अलग आवास होगा। रोहडू में 16 कमरों का मकान राख, लाखों का नुकसान, 2 परिवार बेघर, मौके पर पहुंचा प्रशासन। शिमला के उपमंडल रोहडू के पटवार वृत्त समरकोट के अंतर्गत डूंगसा गांव में दोपहर बाद करीब 12 बजे आग लगने से 16 कमरों का मकान राख हो गया। इस मकान में 2 परिवार रहते थे। इनमें बालक राम पुत्र सरमू व विनोद कुमार पुत्र बालक राम के रिहायशी मकान में आग लगने से वे बेघर हो गए। आग के कारणों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। मकान पूरी तरह जलकर राख हो गया है। आगजनी से 2 परिवारों के 8 सदस्य प्रभावित हुए हैं। इस आगजनी में करीब 40 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। 16 कमरों का पूरा घर अंदर से लकड़ी का बना था। घर लकड़ी का होने के कारण आग ने अपना रौद्र रूप दिखाया और पूरे घर को आग की लपटों ने घेर लिया। इस दौरान परिवार के कुछ लोग बागीचों में कामकाज के लिए गए हुए थे। घर में रखा सारा सामान आग की भेंट चढ़ गया। आग लगने की खबर मिलते ही स्थानीय प्रशासन और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। लोगों और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिससे गांव में अन्य घरों को बचा लिया गया। इस अग्निकांड में घर सहित उसमें रखा सारा सामान राख के ढेर में बदल गया। सर्दी के मौसम में आशियाने के जल जाने से मानो मुसीबतों का पहाड़ ही टूट गया हो। रोते बिलखते प्रभावित घर के सदस्य यह कह रहे हैं कि अब क्या करेंगे और छोटे बच्चों के साथ कहां रहेंगे, यही चिंता सता रही है। एसडीएम रोहडू विजय वर्धन ने बताया कि आग काफी विकराल थी और नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रभावित परिवारों के रहने खाने की व्यवस्था प्रशासन की ओर से की जा रही है। प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवार को फौरी राहत के तौर पर 10,000 रुपए की राशि, कंबल, बर्तन और राशन दिया है। बीड़ बिलिंग के हरी सिंह ने जीती मारुति कार, किसी को मिली स्कूटी तो किसी को एलईडी। बुड्ढामल ज्वेलर्स ने इस बार पालमपुर स्थित अपने होटल में द ग्रेट बुड्ढामल फेस्टिवल का समापन ग्राहकों को उपहार भेंट करके दिया। इस वर्ष का ग्रैंड उपहार शानदार कार हरी सिंह निवासी बीड़ बिलिंग ने जीती। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि मैंने बुड्ढामल ज्वेलर्स के बारे में बहुत सुना था। मैं पहली बार ही शोरूम में आया था।
यहाँ मुझे जो शोरूम के मालिक हैं, उनका और उनके स्टाफ का स्वभाव बहुत अच्छा लगा। उनके बात करने का ढंग हो या ज्वेलरी दिखाने का तरीका, दोनों मुझे बहुत अच्छे लगे। उन्होंने बताया कि बुड्ढा मल पालमपुर में जितनी वैरायटी तथा डिजाइन के आभूषण मिलते हैं, उतने शायद ही हिमाचल के किसी अन्य शोरूम में मिलते होंगे। दूसरा उपहार 4 ग्राहकों को शानदार स्कूटी। द ग्रेट बुड्ढा मल ज्वेलर्स फेस्टिवल 2023 में दूसरा उपहार पाने वाले ग्राहक एक नहीं बल्कि 4 थे। आपको बता दें कि इस वर्ष दूसरा उपहार रखा गया था 4 शानदार स्कूटी, जिनके विजेता रहे हैं शाहपुर निवासी रीता ठाकुर, भवारना निवासी राजीव कुमार सूद, धोरन दरंग निवासी प्रवीण कुमार, तियारा निवासी आनंद धीमा। माइक्रोवेव, एलईडी, हीटर, स्मार्ट वॉच पाने वाले ग्राहक। इस बार द ग्रेट बुड्ढा मल ज्वेलर्स फेस्टिवल में पूरे 45 इनाम थे। माइक्रोवेव पाने वाले ग्राहकों के नाम है पालमपुर आइमा निवासी उषा अवस्थी, बीरता निवासी राजेश कुमार, जयसिंहपुर निवासी सारिका शर्मा, ऐजू निवासी निमय कश्यप, इच्छी निवासी सरिता देवी, कुल्लू निवासी वंदना सूद, घुग्घर निवासी कर्नल सुरेश कुमार डढ़वाल, पठियार निवासी आरती ठाकुर, कंडी निवासी सुरेश कुमार, भौरा निवासी वरुण कुमार। एलईडी पाने वाले ग्राहक हैं भवारना निवासी रिम्पल सूद, सिद्धबाड़ी धर्मशाला निवासी विनोद कुमार, पीटीसी डरोह निवासी सरोज, साई पालमपुर निवासी विनय कुमार खरोटी, केहरिया ज्वाली निवासी अशोक कुमार, घनेटा पालमपुर निवासी कर्नल NS चारक, बुरली कोठी पपरोला निवासी अनिल शर्मा, लड़ाना बरवाड़ा निवासी शेर सिंह राणा, भरवाड़ा जोगिंद्रनगर निवासी संजुला, मनियारा निवासी नितेश सूद, धर्मकोट निवासी अभिनव। हीटर पाने वाले ग्राहक हैं भवारना निवासी सरिता देवी, समलोटी निवासी रेणुबाला, दियोल बैजनाथ निवासी सीता देवी, सुजानपुर टेहरा निवासी केशव ठाकुर, खलेट निवासी रघुवीर सिंह, तमलो घराना निवासी कमल सिंह राणा, बसकेहट डरोह निवासी सरिता देवी, खलेट निवासी जगदीश चंद, नगरोटा बगवा निवासी साहिल कुमार, परौर निवासी मोनिका ठाकुर। स्मार्ट वॉच जीतने वाले ग्राहक हैं पालमपुर निवासी मंजुला राणा, बलवीर सिंह भंडारी घुग्घर, लोहना पालमपुर निवासी रूपाली वर्मा, पनापर निवासी सुशील ठाकुर, मारंडा निवासी मीनाक्षी शर्मा, बिंद्रावन निवासी विश्रुति शर्मा, पपरोला निवासी विकास डोगरा, मला निवासी मंजीत राणा। अब PhD डिग्री की होगी जांच, UGC का फैसला। शिक्षण संस्थानों ने कितना किया तय मानकों का पालन, होगा खुलासा। उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति और PhD डिग्री देने में गड़बड़ियों की जांच नियमित रूप से करेगी। UGC ने इसके लिए स्थायी समिति के गठन का फैसला किया है। अब देश में शिक्षकों की नियुक्ति और PhD डिग्री प्रदान करने में कोई भी अनियमितता मिलने पर गंभीर कार्रवाई की जाएगी। UGC द्वारा गठित स्थायी समिति कुछ उच्च शिक्षण संस्थानों को चिन्हित किया है। इन शिक्षण संस्थानों से UGC PhD अवार्ड करने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी लेगी। UGC इन विश्वविद्यालयों के द्वारा हाल के वर्षों में दी गई PhD डिग्री के दस्तावेज की जांच करेगी। इस जांच में देखा जाएगा कि शिक्षण संस्थानों के द्वारा UGC के तय मानकों का पालन किया गया था या नहीं। लगातार मिल रही थी शिकायतें। UGC को बाद UGC की नई गाइडलाइंस के अनुसार अब 4 वर्षीय ग्रेजुएशन कोर्स पूरा करने वाले अथवा 3 वर्षीय ग्रेजुएशन के साथ 2 वर्षीय मास्टर्स डिग्री करने वाले उम्मीदवार PhD एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि 4 वर्षीय बैचलर्स डिग्री में न्यूनतम 75% अंक होने चाहिए एवं 2 वर्षीय मास्टर्स में न्यूनतम 55% अंक प्राप्त होने चाहिए। न्यूनतम अंकों में SC, ST, OBC वर्ग के उम्मीदवारों को 5% तक की छूट दी जाएगी। इसके अलावा न्यूनतम 55% अंकों के साथ MPhil पूरा करना होगा। -20 डिग्री में मनाई लोहड़ी, मस्तरंग में 12,000 फुट ऊंचाई पर ITBP जवानों में जोश।
भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमांत क्षेत्र मस्तरंग में 12,000 फुट की ऊंचाई पर -20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर द्वितीय वाहिनी आईटीबीपी के जवानों ने लोहड़ी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर डिप्टी कमांडेंट लेख राज ने बटालियन के सभी जवानों को लोहड़ी पर्व की बधाई दी। उन्होंने कहा कि आईटीबीपी के जवान सीमाओं की सुरक्षा तो करते ही है, साथ में हिंदू पर्वों को भी बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। धरोहर गांव परागपुर में आयोजित राज्य स्तरीय लोहड़ी मेला शनिवार को सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम व विशाल शोभायात्रा के साथ मनाया गया। गरली परागपुर हेरिटेज कमेटी के चेयरमैन एवं एसडीएम देहरा शिल्पी बेक्ता की अध्यक्षता में आयोजित हुए राज्य स्तरीय लोहड़ी मेले के उद्घाटन समारोह में बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे पूर्व कामगार एवं कर्मचारी कल्याण बोर्ड के वाइस चेयरमैन सुरेंद्र सिंह मनकोटिया ने शिरकत की। गरली परागपुर रक्कड़ सलेटी कलोहा डाडासीबा आदि स्कूलों से आए छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम से राज्य स्तरीय लोहड़ी मेले का शुभारंभ किया। पहाड़ी लिबाज में सजी परागपुर बाल स्कूल की छात्राओं ने जहां पहाड़ी नाटी में खूब समा बांधा, तो वहीं आदर्श स्कूल परागपुर के नन्हे मुन्हे बच्चों ने हरियाणवी गिद्दे की शानदार प्रस्तुतियां देकर खूब वाहवाही लूटी। वहीं इस दौरान सुरेंद्र सिंह मनकोटिया ने जहां मंच विपक्ष पर खूब निशाना साधा, तो प्रदेश मुख्यमंत्री की 1 साल में करवाए गए कार्य की उपलब्धियां लोगों के सामने रखी। पहाड़ी गानों पर लूटी वाहवाही। वहीं हिमाचल के जाने माने पहाड़ी लोक गायक मोहित गर्ग ने स्टेज संभालते ही रुंझुनवा आदि पहाड़ी गानों पर ऐसी झड़ी लगाई कि कार्यक्रम में मौजूद हर कोई नाचने को मजबूर हो गया। मूंगफली गजक की बहार मनाया खुशियों का त्योहार। ऊना में लोहड़ी पर्व पर लोगों में दिखा खासा उत्साह। बच्चों ने टोलियां बना मांगी लोहड़ी। लोहड़ी पर्व को लेकर प्रदेश भर में लोगों में खूब उत्साह पाया गया। वहीं बढ़ती महंगाई के चलते इस दफा लोहड़ी का पर्व लोगों को महंगा भी साबित हुआ है। शनिवार को राज्य में विशेषकर ऊना, कांगड़ा, हमीरपुर इत्यादि क्षेत्रों में लोहड़ी पर्व धूमधाम से मनाया गया। लोहड़ी पर्व के दिन ऊना जिला में सूर्यदेव के नाम मात्र दर्शन हुए तथा अधिकांश समय आसमान पर बादल छाए रहे, लेकिन बारिश न होने से दुकानदारों को जरूर राहत मिली। वहीं इससे मूंगफली, गजक व रेवड़ियों की बिक्री में भी इजाफा हुआ है। शहर में मूंगफली, गजक इत्यादि की दुकानों में खूब भीड़ देखी गई। वहीं मुख्य बाजार, बस अड्डा मार्केट व ऊनानंगल मार्ग पर रेहड़ियों व सड़कों में भी इनकी दुकानें सजी रही। लोहड़ी पर्व पर इस दफा महंगाई की मार भी पड़ी है तथा लोगों के बजट पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। पिछले साल की तुलना में इस बार लोगों को अधिक कीमतें अदा करनी पड़ रही है। शहर में बढ़िपा मूंगफली 140 रुपए प्रति किलोग्राम तक बिकी, वहीं अच्छी क्वालिटी की रेवड़ी 240 रुपए प्रति किलोग्राम तक बिकी, जबकि गिरी गचक का भाव भी 250 रुपए प्रति किलोग्राम तथा तिल वाली गजक का भाव 320 रुपए प्रति किलोग्राम तक बाजार में रहा। बच्चों ने टोलियां बनाकर घर घर जाकर लोहड़ी के गाने गाकर लोहड़ी मांगी। नकली दवा प्रकरण में दंपत्ति पर केस। जिला ऊना के बसोली गांव में अवैध कारोबार के मामले में बड़ी कार्रवाई। जिला ऊना के बसोली गांव में नकली दवाओं के कारोबार के मामले में पुलिस ने पति पत्नी के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। ऊना पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई कार्रवाई में दवाइयों की बड़ी खेप बरामद हुई। वहीं मौके से दवाइयों के निर्माण में प्रयोग होने वाली मशीनरी को भी पुलिस ने कब्जे में लिया है। पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी के घर सहित 2 ठिकानों से पुलिस ने भारी मात्रा में दवाइयां बरामद की थी। पुलिस टीम ने तलाशी के दौरान 3.498 किलोग्राम अज़ली नाइट्रेजेपाम गोलियां व क्लोनेजेपाम माउथ डिसोल्विंग गोलियां, 52.94 ग्राम 11 पत्ते क्लोनेजेपाम माउथ डिसोल्विंग गोलियां,
10 पत्ते अज़ली क्लोनेजेपाम माउथ डिसोल्विंग गोलियां बरामद की। टीम ने बड़े पैमाने पर दवाइयां बरामद की, जिसमें अधिकांश एक्सपायरी डेट की दवाइयां थी। इसके अलावा मौके से बरामद 10 रोल रेपर के बरामद किए गए हैं, जिसमें 7 से 8 नामी कंपनियों के दवा उत्पादों के नाम, 60 व MRP है। इसमें संबंधित कंपनियों के QR कोड भी अंकित है, जिससे यह असली लगे। आरोपी के घर से पुलिस टीम ने नकली दवा बनाने के लिए प्रयोग होने वाली मशीनरी भी बरामद की है। इसमें पैकेजिंग की एक मशीन, टेबलेट्स निर्माण की एक मशीन, एक पंचिंग मशीन तथा एक लिक्विड फिलिंग मशीन शामिल है। इसके अलावा कुछ कंप्रेसर भी मौके से मिले हैं। जिन कंपनियों के रेपर मिले हैं, उनसे इस बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। गौरतलब है कि नकली दवा कारोबार के मुख्य सरगना के एक स्टिंग ऑपरेशन में हुए खुलासों के बाद ऊना पुलिस व दवा निरीक्षक की संयुक्त टीम ने बसोली में कुछ स्थानों पर दबिश दी थी। यहां पर बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित दवाइयों सहित अन्य दवाइयों की खेप बरामद हुई। वहीं कथित नकली दवाओं पर लगाए जाने वाले रैपरों के भी रोल बड़ी संख्या में मिले। ASP संजीव भाटिया ने कहा कि आरोपी बलराम सिंह व उसकी पत्नी मधुबाला के विरुद्ध मादक द्रव्य अधिनियम 21, 22, 29, 61, 85 व भादस की धारा 201 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। आरोपी बलराम सिंह अभी फरार चल रहा है, जबकि आरोपी मधुबाला से पूछताछ चल रही है। किन्नौर के युवाओं ने तैयार किया कृत्रिम ग्लेशियर। गर्मियों में पानी की कमी पूरा करने के लिए नौजवानों की अनूठी पहल। जलवायु परिवर्तन के कारण समय पर बर्फ नहीं पड़ा और बर्फ की कमी के कारण गर्मियों में सिंचाई के लिए पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे में पानी की समस्या को कम करने के लिए किन्नौर जिला के हांगो गांव के युवाओं ने अनूठी पहल कर पाइप से पानी लाकर उस पानी को नाले में गिराकर ग्लेशियर बनाने का एक बेहतर तरीका ढूंढ निकाला है। बता दें कि जिला के शीत मरुस्थल क्षेत्र में गर्मियों के दिनों में पानी की किल्लत रहती है। गर्मियों में लोगों को बागीचों में पानी की सिंचाई के लिए खासा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जिला के कई क्षेत्रों में तो ग्रामीण सिंचाई के लिए पानी खरीदने व टैंकर से पानी लाने को मजबूर हो जाते हैं। हर साल पानी की समस्या के कारण ग्रामीणों को रात के समय में भी बागीचों व खेतों में पानी लगाना पड़ता है। बावजूद सिंचाई पानी की कमी को पूरा कर पाना मुश्किल रहता है। ऐसे में किन्नौर जिला के हांगो पंचायत क्षेत्र के एक युवक द्वारा पानी से ग्लेशियर बनाकर गर्मियों में पानी की कमी को पूरा करने में कार्य सार्थक साबित हो सकती है। बताया जाता है कि हांगो के युवाओं ने यह तरीका लद्दाख के भारतीय सिविल इंजीनियर चेवांग नोरफेल के बनाए कृत्रिम ग्लेशियर को देखकर अपनाया है। बहरहाल किन्नौर जिला के हांगो गांव के युवाओं की यह अनूठी पहल गर्मियों में पानी की समस्या खत्म कर सकती है। पहाड़ में गर्मी, मैदानों में ठंड का एहसास। राजधानी शिमला कल्पा केलांग से ठंडे हुए ऊना और नाहन। मैदानी इलाकों में लगातार धुंध छाए रहने की वजह से ठंड बढ़ गई है। शुष्क मौसम से ऊंचाई वाले क्षेत्रों का तापमान स्थिर बना हुआ है, जबकि निचले क्षेत्रों में तेजी से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। शनिवार को शिमला में दिन का तापमान 17 डिग्री, कल्पा में 14 और केलांग में 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि सोलन में दिन का तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस बना हुआ था। इसके मुकाबले ऊना और सिरमौर के धौलाकुआं में धुंध छाए रहने की वजह से शनिवार को सबसे न्यूनतम स्तर पर तापमान पहुंच गया। प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान सोलन में दर्ज किया गया है। यहां मौसम विभाग ने आगामी 72 घंटे के लिए मैदानी इलाकों में एक बार फिर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम के लगातार शुष्क बने रहने से मैदानी इलाकों में ठंड ज्यादा बढ़ गई है।
ऊना में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और नाहन में 6.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने 16 जनवरी से बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। उधर मौसम के लगातार शुष्क बने रहने से सेब बागबान चिंता में हैं। सेब के लिए जरूरी चिलिंग आवर अभी तक शुरू नहीं हो पाए हैं। गौरतलब है कि करीब सेब को पनपने के लिए 0 डिग्री तापमान की जरूरत रहती है और करीब 1,500 घंटे चिलिंग आवर मिलने से सेब की गुणवत्ता का सही विकास होता है, लेकिन इस बार अभी तक बर्फबारी नहीं हो पाई है। मैदानी इलाकों की बात करें तो धुंध का प्रकोप लगातार बना हुआ है और इस वजह से ठंड लगातार बढ़ रही है। तहसीलदार 4 लोगों को राहत, कोर्ट ने रद्द की विजिलेंस की FIR, पदोन्नति का रास्ता खुला। सदर तहसील मंडी में पूर्व में तहसीलदार रहे अजय पराशर व 4 अन्य लोगों के खिलाफ विजिलेंस द्वारा दर्ज की गई FIR को हाई कोर्ट ने रद्द करने के आदेश दिए हैं। साथ ही हाई कोर्ट ने मामले को भी बंद करने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद 5 लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है। कई वर्षों से लटकी तहसीलदार अजय पराशर की पदोन्नति का रास्ता भी अब फिर से खुल गया है। अजय पराशर व अन्य आरोपियों ने प्राथमिकी निरस्त करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर न्यायमूर्ति राकेश कैंथला के न्यायालय ने अब यह निर्णय सुनाया है। बता दें कि अजय पराशर व अन्य आरोपियों पर जमीन की रजिस्ट्री में सरकार को 1,45,062 रुपए का चूना लगाने के आरोप लगे थे। विजिलेंस ने अपनी FIR में 1,03,565 रुपए स्टाम्प शुल्क व 41,489 रुपए पंजीकरण शुल्क कम लेने के आरोप पूर्व तहसीलदार अजय पराशर व 4 अन्य आरोपियों के खिलाफ लगाते हुए विजिलेंस थाना मंडी में 2017 में दस्तावेजों से छेड़छाड़, धोखाधड़ी व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत FIR दर्ज की थी, जिसमें विजिलेंस ने कहा था कि अजय पराशर ने अपने चाचा ससुर के मकान की रजिस्ट्री करने में कम राजस्व शुल्क वसूला और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। उस समय अजय पराशर के चाचा ससुर तिलक राज शर्मा ने मंडी शहर के टारना में इंद्र मोहन दीवान से एक प्लाट खरीदा था। इस मामले की SDM सदर ने जांच कर विजिलेंस को कार्रवाई करने के लिए कहा था। PWD को मिली 50 नई गाड़ी पहली डिलीवरी पहुंची, पोर्टल के माध्यम से खरीद कर रहा विभाग। PWD ने वाहनों की खरीद तेज कर दी है। अब तक विभाग को 50 से अधिक वाहनों की सप्लाई विभाग को मिल चुकी है। विभाग 15 साल की उम्र पूरी कर चुके वाहनों को बाहर कर रहा है और इस क्रम में 60 करोड़ 72 लाख रुपए से वाहनों की खरीद की जा रही है। विभाग ने शुरुआती चरण में 275 ऐसे वाहनों की लिस्ट तैयार की है, जो 15 साल की तय अवधि को पूरा कर चुके हैं। विभाग जेम पोर्टल पर वाहनों की खरीद कर रहा है। विभाग पहले चरण में 136 वाहनों की खरीद पूरी करने जा रहा है। इनमें से पहली डिलीवरी में 46 वाहन विभाग को मिल चुके हैं। विभाग ने पहले चरण में जिन वाहनों को खरीदने का फैसला किया है, उनमें 14 लोडर, 96 टिप्पर, 24 मल्टी यूटिलिटी व्हीकल MUV और 2 ट्रैक एक्सकवेटर शामिल है। इनमें से जिन 46 वाहनों की डिलीवरी विभाग को मिल चुकी है, इनमें 14 लोडर, 15 टिप्पर, 15 मल्टी यूटिलिटी व्हीकल MUV और 2 ट्रैक एक्सकवेटर की खरीद पूरी हो गई है। फिलहाल पहली खेप में 275 में से 46 वाहन विभाग को मिल चुके हैं, जबकि 139 अन्य पाइपलाइन में है। इन वाहनों की खरीद भी मार्च से पहले पूरा कर लेने की संभावना है। विभाग पाइपलाइन आगामी दिनों में जिन वाहनों की खरीद पूरी करेगा, उनमें 82 लोडर, 7 टिप्पर, 44 मल्टी यूटिलिटी व्हीकल MUV और 7 रोड रोलर शामिल है।
बर्फ हटाने वाले वाहनों की खरीद। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता अजय गुप्ता ने बताया कि विभाग ने वाहनों की खरीद का काम तेज कर दिया है। इनमें बड़ी संख्या में उन वाहनों की खरीद की जा रही है जिनका इस्तेमाल भविष्य में बर्फ हटाने में किया जा सकता है। विभाग पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए पोर्टल के माध्यम से वाहनों की खरीद पूरी कर रहा है। खरीद प्रक्रिया पूरी होने के बाद वाहनों को डिमांड के हिसाब से डिवीजनों में भेजा जाएगा। 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन रद्द, 6 वाहन स्क्रैप केंद्र खोलेगा विभाग। प्रदेश में अब 15 साल पूरी कर चुकी सरकारी गाड़ियों का दोबारा पंजीकरण नहीं हो पाएगा। राज्य सरकार ने ऐसी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया है। इन गाड़ियों के लिए प्रदेश भर में 6 स्क्रैप केंद्र भी खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने स्क्रैपिंग स्टेशन लगाने वालों से आवेदन मांगे हैं। यह बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कही है। उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर से सभी वाहनों की पासिंग ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर पर ही होगी। एनवीआई का रोल खत्म हो जाएगा। ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर स्थापित करने के लिए भी आवेदन मांगे गए हैं। 31 मार्च तक पूरी तरह से ई चालान व्यवस्था लागू होगी। पॉस मशीनों से जुर्माने का भुगतान होगा। परिवहन विभाग के 12 बैरियर 30 जून तक इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ेंगे। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि परिवहन विभाग का राजस्व लगातार बढ़ रहा है। जिस समय उन्होंने परिवहन विभाग की कमान संभाली थी तो राजस्व 500 करोड़ रुपए था। इसे बढ़ाकर अब 800 करोड़ रुपए कर दिया है। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि प्रदेश में 22,43,524 गाड़ियां हैं। इनमें 19,25,593 गाड़ियां निजी तौर पर चल रही है, जबकि प्रदेश में व्यावसायिक वाहनों की संख्या 31,79,711 है। हिमाचल में 2,811 इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, जिनमें निजी 2,412 और व्यावसायिक 399 हैं। कि प्रदेश में सरकार ई टैक्सी की व्यवस्था की जा रही है। इसमें 500 गाड़ियां 50% अनुदान पर दी जाएंगी। अभी तक 521 आवेदन आए हैं। ई वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं। 17 पेट्रोल पंप पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर दिए हैं। 31 मार्च तक जमा करवाएं टैक्स। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने टैक्स जमा न करवाने वाले वाहन चालकों को 31 मार्च तक का समय दिया है। परिवहन विभाग ने अभी तक 3,155 फैंसी नंबर जारी किए हैं और इन नंबरों को जारी करने से विभाग को 11 करोड़ रुपए की आय अर्जित हुई है। आधुनिक खेती की ट्रेनिंग लेने जापान जाएंगे हिमाचल के युवा। कृषि क्षेत्र से युवाओं को रोजगार देने की जापान सरकार की एजेंसी जाइका से वित्त पोषित हिमाचल फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना के तहत हर साल 20 से 25 युवाओं को जापान में आधुनिक कृषि का प्रशिक्षण देने के लिए भेजा जाएगा। इसमें ऐसे युवाओं का चयन होगा जो परियोजना के तहत चिन्हित की गई सिंचाई योजनाओं के क्षेत्र विशेष से संबंध रखते हों और इनके माता पिता इन सिंचाई योजनाओं के तहत आने वाले क्षेत्र के स्थायी निवासी व प्रगतिशील कृषक हों। इन युवाओं की शैक्षणिक योग्यता कम से कम 12वीं कक्षा हो और कृषि व्यवसाय में यह अपना करियर बनाने के इच्छुक हों। 2026 तक अलग अलग बैच में करीब 150 युवाओं को प्रदेश सरकार जापान भेजेगी। इस चयन में शुरुआती चरण के सिलेक्शन में इन युवाओं को कौशल विकास निगम 6 माह का शुरुआती प्रशिक्षण राज्य में ही देगा। इसमें इन्हें जापान के आचार व्यवहार, कानून, संस्कृति, भाषा आदि का पूर्ण ज्ञान निगम की ओर से दिया जाएगा।
वहीं 6 माह का राज्य में सरकारी खर्च पर होने वाला प्रशिक्षण पूरा होने के बाद कौशल विकास निगम इन्हीं युवाओं का एक स्क्रीनिंग टेस्ट लेगी, जिसमें पास होने के बाद इन्हें जापान भेज दिया जाएगा। इनके वीजा और दूसरी औपचारिकताओं को कौशल विकास निगम की ओर से पूरा किया जाएगा। इन्हें एग्रीकल्चर इंटर्न का नाम दिया जाएगा। जापान पहुंचने के बाद वहां की सरकार में कृषि सहकारी संस्थाओं में इन युवाओं को कृषि के आधुनिकतम तौर तरीकों व विपणन आदि तक का पूरा प्रशिक्षण मिलेगा। बता दें कि इस प्रशिक्षण के दौरान इन्हें अगले 3 से 5 साल तक जापान में यह सब गतिविधियां जारी रखने का मौका मिलेगा और इस दौरान इन्हें हर महीने 1 लाख रुपए का वेतन भी प्रशिक्षण भत्ते के तौर पर मिल सकेगा। किसानों की आर्थिकी सुधारेगी सरकार। जायका HPCDP में हिमाचल सरकार के मीडिया सलाहकार राजेश्वर ठाकुर ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का प्रयास है कि प्रदेश भर के किसानों की न्यूनतम इतनी मासिक आय सुनिश्चित हो कि ये परिवार आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते चले जाएं। इसके साथ ही अगली पीढ़ी में कृषि के प्रति रुचि जगे और इसे प्रमुख व्यवसाय के तौर पर युवा अपनाएं, ताकि उन्हें बेरोजगारी के दंश से बाहर किया जा सके। हिमाचल प्रदेश कृषि विकास समिति की कार्य समिति की बैठक में इस योजना को हरी झंडी दी है। 25,000 किसान होंगे लाभान्वित। फसल विविधीकरण परियोजना के तहत वर्तमान में प्रदेश में कुल 310 सिंचाई योजनाएं बनाने का प्रस्ताव है। इस प्रक्रिया में राज्य के कुल 25,000 किसान लाभान्वित होंगे। इन्हीं किसानों के पढ़े लिखे बच्चे कृषि क्षेत्र में करियर बनाने के मकसद से जापान जाएंगे। इस योजना का मूल मकसद यह है कि ये युवा जापान जाकर अगर सीखने के बाद वहां रहकर ही काम कर सकते हैं, वहीं उनके पास 3 से 5 साल बाद हिमाचल लौटकर अपने इलाकों में उसी प्रशिक्षण में सीखे गए उन्नत कृषि के तौर तरीकों पर अमल करने के विकल्प भी होंगे। कीरतपुर मनाली 4 लेन पर चार्ज होंगे ई व्हीकल, कहां स्थापित होंगे चार्जिंग प्वाइंट, जाने इस खबर में। प्रदेश सरकार कीरतपुर मनाली ग्रीन कॉरिडोर में 7 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन जल्द शुरू करेगी। इन स्टेशन को नेशनल हाईवे पर स्थापित कर दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने पहले बजट भाषण में इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य भर में 6 ग्रीन कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा की है। इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड ने रणनीतिक रूप से कीरतपुर बिलासपुर मंडी कुल्लू मनाली केलांग ग्रीन कॉरिडोर पर घंडल दाड़ला घाट के समीप दसेरन, बिलासपुर के पास नौनी, जडोल, नेरचौक बाईपास, कुल्लू में भूतनाथ मंदिर पुल के सामने और केलांग में 7 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं। शिमला से केलांग जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को भी चार्जिंग स्टेशनों से लाभ होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 6 घोषित ग्रीन कॉरिडोर में परवाणु नालागढ़ हुना हमीरपुर देहराम मुबारकपुर संसारपुर टेरेस नूरपुर पामबटाना हंसोलन शिमला परवाणु सोलन शिमला रामपुर पीओ पूहताबो काजालोसर शिमला हमीरपुर बिलासपुर कांगड़ा नूरपुर बनीखेत चंबा मंडी जोगिंद्रनगर पालनपुर धर्मशाला कांगड़ा पठानकोट और कीरतपुर बिलासपुर मंडी कुल्लू मनाली केलांग जिंगबार जैसे प्रमुख मार्ग शामिल है। इसके अतिरिक्त अन्य 5 ग्रीन कॉरिडोर को पूरी तरह संचालित करने के प्रयास जारी है। परिवहन विभाग ने अन्य प्रस्तावित ग्रीन कॉरिडोर के साथ 45 अतिरिक्त ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की है। सरकार दे रही 50% सब्सिडी। सरकार इन स्टेशनों को स्थापित करने के लिए निजी ऑपरेटरों को 50% सब्सिडी प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं और इस समस्या को रोकने के लिए पहले से ही कदम उठाने चाहिए। राज्य सरकार 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत ई टैक्सी, ई बस और ई ट्रक की खरीद पर 50% सब्सिडी प्रदान करने सहित विभिन्न प्रावधान पहले ही लागू किए जा चुके हैं। अब डॉक्टर्स हड़ताल की राह पर, स्वास्थ्य से जुड़े मसलों को गंभीरता से सुलझाए सरकार, जयराम। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अभी जांच सुविधाओं का मामला ठीक से हल नहीं हुआ और प्रदेश में डॉक्टर्स हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं। सरकार को इस मामले में ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार को सुनिश्चित कराना चाहिए कि स्वास्थ्य से जुड़े मसलों को वह गंभीरता से सुलझाए। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सरकार हिमकेयर में लोगों का इलाज होना भी सुनिश्चित करे, क्योंकि भुगतान लंबित होने की वजह से लोगों के इलाज नहीं हो पा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने सभी प्रदेशवासियों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग स्वस्थ और खुशहाल रहें, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। जयराम ठाकुर ने कहा कि सीमेंट के दाम बढ़ने की खबरें भी आ रही है। अभी प्रदेश आपदा के दौर से गुजर रहा है और 15,000 से ज्यादा लोगों के घर पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। घरों के निर्माण में सीमेंट महत्वपूर्ण सामान है। आपदा की मार झेल रहे लोगों पर सीमेंट के दाम की दोहरी मार पूरी तरह से अमानवीय है। उन्होंने कहा कि आपदा के पहले और आपदा के दौरान भी सरकार सीमेंट के दाम बढ़ा चुकी है। ऐसे में सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि न सीमेंट के दाम बढ़े और न ही भवन निर्माण से जुड़े अन्य किसी प्रकार के सामान के। नेता प्रतिपक्ष सरकार को आगाह करते हुए कहा कि वह जनविरोधी फैसलों से बाज आए, क्योंकि सत्ता में आने से पहले सरकार ने एक से बढ़कर एक वादे किए थे और अब सत्ता में आकर लोगों को परेशान करने वाले फैसले नहीं ले सकती है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री जो काम शुरू करते हैं वह समय के पहले खत्म भी करते हैं। वर्तमान में मुंबई में बना अटल सेतु भी इसका एक शानदार नमूना है। 21 किलोमीटर से भी लंबा अटल सेतु भारत का सबसे बड़ा पुल है, जो रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ है। कोविड के कारण इसके निर्माण में देरी हुई, अन्यथा यह पुल पहले ही तैयार हो जाता। उन्होंने कहा कि यह पुल देश के वर्तमान और भविष्य की सूरत संवारने वाला पुल है। अटल सेतु विकसित भारत के लक्ष्य पथ को प्रशस्त करने वाला निर्माण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली ही हर काम पूरी होने की गारंटी है, तभी देश उन पर आंखें मूंद कर भरोसा करता है। कीरतपुर मनाली फारे लेन पर चार्ज होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन कॉरिडोर में 7 चार्जिंग स्टेशन जल्द। राज्य सरकार कीरतपुर मनाली ग्रीन कॉरिडोर में 7 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन जल्द शुरू करेगी। इन स्टेशन को नेशनल हाईवे पर स्थापित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने पहले बजट भाषण में इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य भर में 6 ग्रीन कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा की है। इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड ने रणनीतिक रूप से कीरतपुर बिलासपुर मंडी कुल्लू मनाली केलांग ग्रीन कॉरिडोर पर घंडल दाड़ला घाट के समीप दसेरन, बिलासपुर के पास नौनी, जडोल, नेर चौक बाईपास, कुल्लू में भूतनाथ मंदिर पुल के सामने और केलांग में 7 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं। शिमला से केलांग जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को भी चार्जिंग स्टेशनों से लाभ होगा। इन स्टेशनों को स्थापित करने का उद्देश्य परिवहन के बेहतर साधन को बढ़ावा देने के साथ साथ ई चालकों को सुखद यात्रा की सुविधा प्रदान करना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 6 घोषित ग्रीन कॉरिडोर में परवाणु नालागढ़ हुना हमीरपुर देहरा अम्ब मुबारकपुर संसारपुर टेरेस नूरपुर पामबटा नाहन सोलन शिमला परवाणु सोलन शिमला रामपुर पीओ पूहताबो काजालोसर शिमला बिलासपुर हमीरपुर कांगड़ा नूरपुर बनीखेत चंबा मंडी जोगिंदर नगर पालनपुर धर्मशाला कांगड़ा पठानकोट और कीरतपुर बिलासपुर मंडी कुल्लू मनाली केलांग जिंगबार जैसे प्रमुख मार्ग शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त अन्य 5 ग्रीन कॉरिडोर को पूरी तरह संचालित करने के प्रयास जारी है। परिवहन विभाग ने अन्य प्रस्तावित ग्रीन कॉरिडोर के साथ 45 अतिरिक्त ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की है। राज्य सरकार इन स्टेशनों को स्थापित करने के लिए निजी ऑपरेटरों को 50% सब्सिडी प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं और इस समस्या को रोकने के लिए पहले से ही कदम उठाने चाहिए। यही कारण है कि राज्य सरकार 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत ई टैक्सी, ई बस और ई ट्रक की खरीद पर 50% सब्सिडी प्रदान करने सहित विभिन्न प्रावधान पहले ही लागू किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस वर्ष से सरकारी क्षेत्र में डीजल पेट्रोल वाहनों की खरीद पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई वाहनों को बढ़ावा देना बेहतर परिवहन के प्रति सरकार के समर्पण को दर्शाता है, जिसका लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना तथा स्वच्छ और स्वस्थ भविष्य की ओर हरित ऊर्जा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाना है। 15 साल पूरे कर चुके वाहनों को बाहर करने की तैयारी, नई गाड़ियों की डिलीवरी शुरू। पीडब्ल्यूडी ने वाहनों की खरीद तेज कर दी है। अब तक विभाग को 50 से अधिक वाहनों की सप्लाई विभाग को मिल चुकी है। विभाग 15 साल की उम्र पूरी कर चुके वाहनों को बाहर कर रहा है और इस क्रम में 60 करोड़ 72 लाख रुपए से वाहनों की खरीद की जा रही है। विभाग ने शुरुआती चरण में 275 ऐसे वाहनों की लिस्ट तैयार की है जो 15 साल की तय अवधि को पूरा कर चुके हैं। विभाग जेम पोर्टल पर वाहनों की खरीद कर रहा है। विभाग पहले चरण में 136 वाहनों की खरीद पूरी करने जा रहा है। इनमें से पहली डिलीवरी में 46 वाहन विभाग को मिल चुके हैं। विभाग ने पहले चरण में जिन वाहनों को खरीदने का फैसला किया है, उनमें 14 लोडर, 96 टिपर, 24 मल्टी यूटिलिटी व्हीकल (MUV) और 2 ट्रैक एक्सकवेटर शामिल है। इनमें से जिन 46 वाहनों की डिलीवरी विभाग को मिल चुकी है, इनमें 14 लोडर, 15 टिप्पर, 15 मल्टी यूटिलिटी व्हीकल (MUV) और 2 ट्रैक एक्सकवेटर की खरीद पूरी हो गई है। विभाग इन मशीनों को अब जरूरत वाली जगहों में भेज रहा है। बर्फबारी से पहले विभाग ने मशीनों को स्थापित करने की तैयारी की है। फिलहाल पीडब्ल्यूडी भविष्य में जो वाहन तय अवधि पूरी करेंगे, उनकी जगह नई खरीद करता रहेगा। पहली खेप में 275 में से 46 वाहन विभाग को मिल चुके हैं, जबकि 139 अन्य पाइपलाइन में है। इन वाहनों की खरीद भी मार्च से पहले पूरा कर लेने की संभावना है। हिमाचल के रैंचो ऐसे बनता है ग्लेशियर, किन्नौर के युवकों की अनूठी पहल को सलाह। जलवायु परिवर्तन के कारण समय पर बर्फ न पड़ा और बर्फ की कमी के कारण गर्मियों में सिंचाई के लिए पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे में पानी की समस्या को कम करने के लिए किन्नौर जिला हांगो गांव के युवाओं ने अनूठी पहल कर पाइप से पानी लाकर उस पानी को नाले में गिराकर ग्लेशियर बनाने का एक बेहतर तरीका निकाला है। बता दें कि जिला के शीत मरुस्थल क्षेत्र में गर्मियों के दिनों में पानी की किल्लत रहती है। गर्मियों में लोगों को सिंचाई के लिए खासा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जिला के कई क्षेत्रों में तो ग्रामीणों को सिंचाई के लिए पानी खरीदने व टैंकर से पानी लाने को मजबूर होते हैं। हर साल पानी की समस्या होती है। लोगों को दिन व रात को भी बगीचों व खेतों में पानी लगाना पड़ता है। बावजूद इसके पानी की कमी को पूरा कर पाना मुश्किल है। ऐसे में हांगो के युवाओं की पहल कृत्रिम ग्लेशियर से पानी की कमी को पूरा करने में सार्थक साबित हो सकती है।
हांगो के युवाओं ने यह तरीका लद्दाख के भारतीय सिविल इंजीनियर चेवांग नोरफेल्ड के बनाए कृत्रिम ग्लेशियर को देखकर अपनाया है। पहली बार गलती से स्पर्शमान अनदेखा किया, बाद में ट्यूशन टीचर ने पार कर दी हद, सहमी छात्राएं। मंडी के एक ट्यूशन सेंटर में नाबालिग छात्राओं के साथ अश्लील छेड़छाड़ का संगीन मामला सामने आया है। ट्यूशन के बहाने शिक्षक पर छात्राओं के साथ इस घिनौनी हरकत को अंजाम देने के आरोप लगे हैं। पहले एक छात्रा और उसके कुछ समय बाद दूसरी छात्रा के साथ भी ऐसी ही हरकत करने की बात कही है। दूसरी छात्रा के साथ जब ऐसा तो उसने हिम्मत कर अभिभावकों को सारी बात सुनाई, जिसके बाद अध्यापक की घिनौनी हरकत का शिकार बनी पहली छात्रा ने भी सामने आकर अपना दर्द बताया। दोनों नाबालिग छात्राओं ने बाल कल्याण समिति के समक्ष काउंसलिंग के दौरान उनके साथ हुई सारी हरकत का दर्द बयां किया है, जिसमें बाल समिति की रिपोर्ट भी चौंकाने वाली है। इस मामले में आरोपी ट्यूटर के खिलाफ पुलिस ने अब 2 मामले दर्ज किए हैं। आरोपी के खिलाफ महिला पुलिस थाने में पोक्सो एक्ट सहित 2 अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार ट्यूशन सेंटर के ट्यूटर पर यह आरोप लगे हैं। इसमें एक नाबालिग छात्रा के साथ दिसंबर और उसके बाद दूसरी छात्रा के साथ कुछ दिन पहले छेड़छाड़ की गई। आरोप है कि डरी सहमी इस बालिका ने पहले इसे गलती से हुआ स्पर्श मानकर अनदेखा किया, मगर जब ट्यूटर ने हद पार करके उसके साथ अश्लील हरकत की तो उसने सेंटर से भागकर अपनी सहेलियों को यह बात बताई। सहेलियों ने उसकी बहन और बाद में यह मामला माता-पिता को बताया, जिसके बाद मामला महिला पुलिस थाना पहुंचा। इसके बाद दूसरी छात्रा ने भी हिम्मत कर थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दी। दोनों छात्राओं की पुलिस ने बाल कल्याण समिति की कमेटी से काउंसलिंग शलद भी करवाई है, जिसमें उन्होंने सारी बात बताई है। बताया जा रहा है कि कुछ अन्य छात्राओं के साथ भी ऐसा हुआ है, लेकिन अभी तक यह छात्राएं सामने नहीं आई है। इन मामलों को लेकर जहां परिजनों में गुस्सा है, वहीं पुलिस व बाल कल्याण समिति भी इसे लेकर हैरान है। मंडी में यह अब तक अपनी तरह का पहला ऐसा मामला बताया जा रहा है। उधर एएसपी मंडी सागर चंद्र ने बताया कि ट्यूटर के खिलाफ आईपीसी 354A और पोक्सो एक्ट की धारा 9 व 12 के तहत मामला दर्ज किया है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।